हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एम्फीमिक्सिस का मतलब क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोटिक डिवीजन द्वारा अगुणित युग्मकों यानी कि हैप्लॉइड गैमेट्स के बनने, उनके संलयन यानी कि फ्यूजन से द्विगुणित युग्मनज यानी कि जायगोट के बनने से जो नया जीव बनता है, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित युग्मक बनेंगे, उनमें आपस में संलयन होगा, द्विगुणित युग्मज बनेगा और युग्मनज से नया जीव बनता है। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पुष्पी पादपों में फ्लावर सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि उसमें वो फेवरेबल एडेप्टेशंस पाई जाती हैं जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वो नए जीव का निर्माण करता है, अर्थात वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा नए जीव बनाने के लिए रूपांतरित होता है, बना हुआ होता है। अब इसमें हमें दो तीन बातें समझ में आनी चाहिए कि बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है कि पुष्प, फल, सब्जी और सजावटी पौधे यानी कि फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को उगाने की जो शाखा है विज्ञान की, या विज्ञान जो है उसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी। अब इसके अंदर दो बातें हमें समझ में आनी है कि पुष्प कृषि यानी कि फ्लोरिकल्चर और शाक कृषि। फ्लोरी वर्ड से याद हमें समझ में आ रहा है कि फ्लोरी मतलब फ्लावर यानी कि पुष्पों यानी कि फ्लावर्स को उगाने, उनके जनन कराने और बेचने की जो शाखा है हम उसे क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। और शाक कृषि का मतलब ओलिविकल्चर का मतलब सब्जियों को उगाने, संचय और बेचने की जो शाखा है हम उसे क्या बोलते हैं? ओलिविकल्चर। अब हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की रूपरेखा को पढ़ेंगे यानी कि सारांश को पढ़ेंगे कि हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन हुआ वो 3 चरणों में बटा हुआ होता है। निषेचन पूर्व की घटनाएं और संरचनाएं, दूसरा निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, और तीसरा निषेचन के बाद यानी कि निषेचन पश्चात अवस्थाएं और घटनाएं। तो सबसे पहले निषेचन पूर्व की जो संरचनाएं और घटनाएं हमें पढ़नी है, तो सबसे पहले मेल पार्ट जो होता है वो पुंकेसर होता है। उसके अंदर परागकोश उपस्थित होते हैं। परागकोश के अंदर लघु बीजाणु धानी उपस्थित होती है। लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु जनन हो से लघु बीजाणु यानी कि परागकणों का निर्माण होता है। इसके बाद परागकणों का विकास होता है और नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट का विकास होता है, और मेल गैमेटोफाइट में 2 नर युग्मक यानी कि 2 मेल गैमेट्स का निर्माण होता है। उधर दूसरी तरफ फीमेल पार्ट अंडक होता है, जिसके अंदर मेन पार्ट अंडाशय होता है, ओवरी होती है, जिसके अंदर प्लासेंटा पर बीजांड यानी कि गुरु बीजाणु धानी लगी होती है, और बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु जनन के द्वारा गुरु बीजाणु यानी कि बड़ा बीजाणु का निर्माण होता है, और गुरु बीजाणु के अंदर भ्रूणकोश का विकास होता है, और इसे मादा युग्मकोद्भिद बोलते हैं। तो गुरु बीजाणु से कौन बनता है? भ्रूणकोश यानी कि मादा युग्मकोद्भिद, और उसके अंदर फीमेल युग्मक का निर्माण होता है। इसके बाद थर्ड स्टेप में परागण होता है। परागण का मतलब क्या है कि यहां से परागकणों का यानी कि मेल पार्ट से परागकणों का फीमेल के पार्ट तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, यानी कि पॉलिनेशन कहलाता है। और उसके बाद परागकण अंडक अंतःक्रिया, पोलर पिस्टल इंटरैक्शन होती है। ये सारी जो घटनाएं हैं ये सब हमें पॉलिनेशन से पहले पढ़नी है और फर्टिलाइजेशन से पहले पढ़नी है, और उसके बाद हमें पढ़ना है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। फर्टिलाइजेशन में हमें यहाँ पर द्विनिषेचन पढ़ना है। द्वि माने 2 होता है। यहाँ पर 2 बार फ्यूजन होता है, एक मेल गैमेट का एग सेल से, एक मेल गैमेट का सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो इसीलिए इसको यहाँ पर द्विनिषेचन बोलते हैं। निषेचन पश्चात अवस्थाएं, पहले भ्रूणकोश का निर्माण, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद भ्रूण का विकास होगा, और भ्रूण के विकास के बाद बीज और फलों का विकास होगा। इससे हम ये घटनाएं निषेचन के पश्चात पढ़ेंगे। ये निषेचन है और ये निषेचन से पहले पढ़ेंगे।
पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की रूपरेखा के बाद अब हम पुष्प की संरचना पढ़ेंगे और लैंगिक जनन में होने वाली कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब पुष्प जो होता है वो फ्लावर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में, क्योंकि वो लैंगिक जनन द्वारा नए जीव का निर्माण करता है। पुष्प में सामान्यतः एक व्रंत यानी कि स्टार्क प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पेडिसल, हिंदी में बोलते हैं पुष्प व्रंत, पुष्प का व्रंत, व्रंत माने स्टार्क, जिससे कोई चीज अटैच होती है, जुड़ी हुई होती है प्लांट से, जिससे जुड़ा हुआ होगा उसे हम क्या बोलते हैं, व्रंत। और चूंकि पुष्प का व्रंत है इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, पुष्प व्रंत, और इंग्लिश में बोलते हैं पेडिसल। इसके बाद जो पेडिसल का जो अपर पार्ट होता है वो नॉर्मली फूल का तष्टिनुमा हो जाता है, डिस्क लाइक हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं थैलेमस और रिसेप्टेकल, और हिंदी में बोलते हैं पुष्पासन। तो यानी कि ये तो हो गया स्टार्क जिससे वो अटैच है, इसे क्या बोलते हैं, पुष्पव्रंत, पेडिसल, और उसका जो अपर पार्ट है वो फूल जाता है और उसे क्या बोलते हैं, थैलेमस और पुष्पासन। इस पुष्पासन यानी कि थैलेमस से ही प्लांट्स के सारे पार्ट्स निकले हुए होते हैं। फ्लावर के सारे पार्ट्स निकले होते हैं। फ्लावर्स में बेसिकली दो प्रकार के वर्ल्स पाए जाते हैं, चक्र पाए जाते हैं, एक एसेसरी वर्ल्स और दूसरे नेसेसरी वर्ल्स या प्राइमरी वर्ल्स। जो वर्ल्स या चक्र सीधे रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं वो प्राइमरी वर्ल्स या नेसेसरी वर्ल्स कहलाते हैं, आवश्यक वर्ल्स कहलाते हैं, आवश्यक चक्र कहलाते हैं, प्राथमिक चक्र कहलाते हैं। जबकि जो रिप्रोडक्शन में सीधे भाग नहीं लेते लेकिन रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं वो एसेसरी या सहायक कहलाते हैं। सेपल्स पेटल्स का जो ग्रुप है, दलपुंज और बाह्य दलपुंज, ये एसेसरी है, ये सहायक है। और जो मेल पार्ट है ये वाला पार्ट और जो फीमेल पार्ट है ये वाला, ये पार्ट प्राथमिक या नेसेसरी वर्ल्स कहलाते हैं क्योंकि ये सीधे ही रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। सबसे पहले जो बाहर की तरफ, सबसे बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे हम, सबसे बाहर की तरफ जो संरचना या पुष्प का अवयव प्रेजेंट होता है हम उसे सेपल्स बोलते हैं। अब पहली बात हमें समझ में आनी क्या चाहिए कि ये फ्लावर गोथी के अनुसार एक मॉडिफाइड शूट है यानी कि प्रो है यानी कि तना है। अब तने की खास बात क्या होती है, उसमें नोड और इंटर नोड्स प्रेजेंट होती है। नोड वह स्थान जहां से लीव्स निकलती हैं उसे नोड बोलते हैं, दो नोड्स के बीच की जो दूरी होती है हम उसे इंटर नोड बोलते हैं। तो ये यहाँ पर नोड इंटर नोड थोड़ी छोटी हो जाती हैं, तो ये जो पार्ट्स निकले हुए हैं ये लीव्स होती हैं, क्योंकि जो नोड्स होती है उनसे लीव्स निकलते हैं और यहाँ पर भी नोड्स है उनसे लीव निकलते हैं, लेकिन हम इसे क्या बोलते हैं, फ्लोरल लीव्स बोलते हैं, अर्थात पुष्पीय अवयव बोलते हैं। तो पहला अवयव बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं हम, तो पहला अवयव होता है ग्रीन कलर का, जैसे इसमें ग्रीन दिख रहा है आपको, उससे हम बोलते हैं, नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है हम क्या बोलते हैं, सेपल्स, और हिंदी बोलते हैं बाह्य दल। बाह्य माने बाहर की तरफ। और इनका जो चक्र होता है यानी कि जो ग्रुप होता है पूरा उसे हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज, क्योंकि बाह्य दल का पुंज, पुंज मतलब ग्रुप, वर्ण, चक्र, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम कैलेक्स। तो कैलेक्स तो सबसे बाहर की तरफ ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेपल यानी कि हिंदी में बाह्य दल। और इसका मेन काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड का निर्माण करना, प्रकाश संश्लेषण से फूड का निर्माण करना, और आंतरिक वर्ग जो अवयव है उनको सुरक्षा प्रदान करना। जब ये बड या कलिका की अवस्था में, जब पुष्प कलिका की अवस्था में होता है तब ये इसको प्रोटेक्शन में ऐसे बंद होता है और उसको प्रोटेक्शन करता है, अंदर वाले चीजों को, अंदर वाले अवयवों को सुरक्षा प्रदान करता है। सेकंड होता है जो इससे अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है वो होता है पेटल्स, हिंदी में बोलते हैं इसको दल, और ये कॉमनली कलर्ड पोर्शन होता है यानी कि रंगीन होता है, चाहे वो व्हाइट कलर का हो लेकिन नॉर्मली कलर्ड होता है यानी कि ग्रीन नहीं होता नॉर्मली। और इनका जो चक्र होता है, उनका जो वर्ल होता है, उनका जो ग्रुप होता है हम उसे क्या बोलते हैं, दल पुंज, दलों का पुंज, पुंज का मतलब चक्र, ग्रुप यहाँ पे है, और इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। इसका जो मेन काम है वो क्या है कि ये कलर्ड होने के कारण ये पुष्प की ओर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए यानी कि परागण के लिए। लेकिन इसके अलावा ये अंदर वाले वर्ल्स का, अंदर वाले अवयवों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो इसके दो काम हो गए। मेन काम क्या है, इंसेक्ट्स को यानी कीटों को पॉलिनेशन के लिए यानी कि परागण के लिए अट्रैक्ट करना, और दूसरा अंदर वाले अवयवों को सुरक्षा प्रदान करना। थर्ड जो तीसरा वर्ड होता है वो होता है मेल पार्ट, जिसे हम स्टैमन बोलते हैं। स्टैमन जो होता है उसे हम हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं। स्टैमन में बेसिकली तीन भाग होते हैं। ऊपर दो लोब वाला पार्ट एंथर, जिसे हम परागकोश बोलते हैं,
नीचे की तरफ यहाँ पर जिससे वो अटैच रहता है उसे हम फिलामेंट यानी तंतु बोलते हैं। जो दोनों को जोड़ने वाला पार्ट होता है उसे हम कनेक्टिव कहते हैं। अब जो मेल पार्ट है एंथर यानी कि परागकोश, उसका जो ग्रुप होता है नॉर्मली जो ज्यादा संख्या में प्रेजेंट होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, एंड्रोइशियम, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि नर जनन अंग की तरह काम करता है। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, चौथा पार्ट जो है वो है सबसे अंदर की तरफ सेंट्रल पार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्पल, हिंदी में अंडक बोलते हैं। और ये 3 भागों में बटा होता है। नीचे की तरफ फूला हुआ पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवरी यानी कि अंडाशय। ऊपर की तरफ पतला पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं स्टाइल, और सबसे ऊपर की तरफ होता है स्टिग्मा। स्टाइल को वर्तिका बोलते हैं और स्टिग्मा को वर्तिकाग्र बोलते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स यानी कि बीजांड प्रेजेंट होते हैं। स्टाइल पोलन ट्यूब को अंदर लेकर आती है। स्टिग्मा पॉलिनेशन के दौरान पोलन ग्रेन्स को यहां पर रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल के अंदर, बीजांड के अंदर एम्ब्रियोसैक यानी कि भ्रूणकोश प्रेजेंट होता है। और भ्रूणकोश जो होता है एंजियोस्पर्म में नॉर्मली वो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट होता है, यानी कि 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। 7 सेल में एक सेल होती है एग सेल, यानी कि जो फीमेल गैमेट होती है, मादा युग्मक होता है। उसके बराबर में 2 सिनर्जिड्स होते हैं और दोनों मिलकर एग अपरेटस बनाते हैं। तो 3 सेल तो यहां होती है, 1 2 3। एक 3 सेल यहां होती है एंटीपोडल्स, जो न्यूट्रिशन में हेल्प करती हैं, पोषण में हेल्प करती है। 2 न्यूक्लियाई यहां होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जो फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले आपस में फ्यूज होकर एक केंद्रक बनाते हैं। द्विगुणित केंद्रक जिसे बोलते हैं द्वितक केंद्रक यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये 7 सेल हो गई, 1 2 3, चौथी ये हुई सेंट्रल सेल, 5 6 7। तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होता है। और यहां पर जो एक्स सेल है ये फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक की तरह काम करती है। अब इसके बाद जब सब रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले की अवस्थाओं में जो एंथर होता है, स्टेमन का जो एंथर है, इसके अंदर पोलन मदर सेल्स प्रेजेंट होती है। क्योंकि एक एंथर के अंदर 2 लोब्स होती है नॉर्मली, और हर लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, पराग माता कोशिका, जो द्विगुणित होती है और वो मियोटिक डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होकर पोलन ग्रेन्स का यानी कि पराग कणों का निर्माण करती हैं। अब यहां पर जो फीमेल पार्ट है, इसके अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक विकसित होता है, एम्ब्रियोसैक के अंदर एग सेल विकसित होती है। अब पॉलिनेशन के दौरान ये पोलन ग्रेन्स यहां से उठकर यहां पहुंचते हैं, चाहे वो इंसेक्ट की सहायता से आए, चाहे वो वाटर की सहायता से या किसी भी सहायता से आए, विंड की सहायता से आए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन यानी कि परागण। पॉलिनेशन में जब परागण यहां आता है तो नॉर्मली वो 2 सेल स्टेज या 3 सेल स्टेज में आता है और वो पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट के रूप में आता है। तो अगर यहां पर वो 3 सेल स्टेज में आता है तो एक उसमें वेजिटेटिव सेल होती है और 2 जेनरेटिव सेल्स होती है। 2 जेनरेटिव सेल्स यानी जनन कोशिका और एक वेजिटेटिव सेल होती है। अब आगे जाकर ये 2 जेनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स बनाएगी। जब इसमें से पोलन ट्यूब बनेगी, डेवलप होगी, पराग नलिका डेवलप होगी, तो इसके जाते समय इसमें 2 मेल गैमेट्स डेवलप होंगे। 2 मेल गैमेट्स यानी कि 2 नर युग्मक। अब ये 2 नर युग्मक जो हैं, अब इसके अंदर जाएंगे और सिनर्जिड्स कुछ केमिकल सब्सटेंस क्रिएट करते हैं जिससे ये पोलन ट्यूब यहां की ओर अट्रैक्ट होती है। और जो ये 2 गैमीट्स हैं ये डीजेनरेट होते हैं, नष्ट होते हैं सिनर्जिड्स, और ये 2 गैमीट्स जो होते हैं वो यहां पर डाल दिए जाते हैं सिनर्जिड्स में। और ये 2 गैमेट्स हम यहां डाले गए हैं,
इसमें से एक गैमेट तो इससे फ्यूज हो जाएगा, इससे एग सेल से, और दूसरा गैमेट यहाँ आएगा और यहाँ पर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो इससे फ्यूज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन दो बार आ रहा है, एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज हो रहा है, एक मेल गैमेट यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस से, जो पूरा न्यूक्लियाई थे बाद में जाकर क्या में कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई में। तो चूंकि यहाँ पर फ्यूजन दो बार हो रहा है, इसलिए एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक बार एक मेल गैमेट का एग सेल से फ्यूजन, और इस एग सेल से फ्यूजन को हम बोलते हैं सिनगैमी। सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन, और इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन यानी कि त्रिसंलयन। और चूंकि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि दो बार फ्यूजन, एक बार फ्यूजन यहां हुआ एक बार फ्यूजन यहां हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। और इस वाले के फ्यूजन को हम बोलते हैं सिनगैमी, और इस वाले के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन त्रिसंलयन, और इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट फिनोमिनॉन है। और त्रिनिषेचन का फायदा क्या हुआ है कि अब जो यहां पर जो फ्यूज हुआ है, कौन, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, इनके फ्यूजन से जो संरचना बनती है वो बनती है जाइगोट यानी कि एम्ब्रियो, वो सॉरी युग्मनज। और जो यहां पर फ्यूजन से संरचना बनती है वो बनती है 3N PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोषीय कोशिका। और ये इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसे हम बोलते हैं पेन, जो ट्रिप्लॉइड होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसका फायदा क्या हुआ है कि आगे जाकर ये बनाएगी, जो सेल है वो बनाएगी एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष, और जो युग्मनज होता है वो क्या बनाएगा एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, और एम्ब्रियो से नया जीव बनता है, नया प्लांट बनता है, और ये एंडोस्पर्म इसको पोषण प्रदान करता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन से फायदा क्या हुआ कि डबल फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनेगा तो एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से नया संतान बनेगा, अर्थात नई संतान की उत्पत्ति का रास्ता साफ हो गया। लेकिन उसको न्यूट्रिशन पोषण प्रदान करने का रास्ता भी होता है। कब होता है कि जब एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होकर एंडोस्पर्म बनाता है, तो आगे जाकर वो एंडोस्पर्म जो सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, वो आगे जाकर एंडोस्पर्म बनाएगा, एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करेगा। तो ये एंश्योर करता है कि जो जाइगोट है यानी कि युग्मनज है वो आगे जाकर नया जीव बना पाए। तो ये इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है और ये डिटेल में पढ़ना है। तो अब इसे एक बार समराइज करते हैं। सबसे पहले ग्रीन पार्ट होता है, इसमें सबसे पहले फ्लावर में एक स्टार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं पेडिसल यानी कि पुष्प। इसका ऊपरी पार्ट फूला हुआ होता है, तश्रीम होता है, इसे हम थैलेमस यानी कि पुष्पाशन बोलते हैं। इस पर नोड्स, इंटरनोड्स शॉर्ट होती हैं। ये एक मॉडिफाइड शूट है यानी कि प्रवाह है। इसके बाद इस पर 4 वल्स यानी कि चक्र होते हैं। बाहर वाला ग्रीन कलर का होता है सेपल्स, और इनका जो ग्रुप होता है वो बाह्य, इनका इसको सेपल्स को बोलते हैं बाह्य दल, और इसका जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं बाह्य दल पुंज यानी कैलेक्स। ग्रीन पोर्शन के बाद सेकंड पोर्शन होता है कलर्ड पोर्शन, जो अंदर की तरफ होता है पेटल्स, इसको बोलते हैं दल, और इसका जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं दल पुंज यानी कि कोरोला। कोरोला और कैलेक्स दोनों ही सहायक होते हैं, सहायक चक्र होते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं ले रहे होते, लेकिन ये सहायता करते हैं। थर्ड पोर्शन होता है मेल पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टैमन। स्टैमन जो होता है वो पुंकेसर कहलाता है, और इनका जो वर्ल होता है, चक्र होता है, वो क्या कहलाता है एंडोइशियम कहलाता है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि नर जनन अंग होता है। इसके बाद फीमेल पार्ट जो होता है, उसमें फीमेल पार्ट को हम कार्पल या अंडक बोलते हैं, और इनका जो ग्रुप होता है या जो कलेक्टिवली वर्ड यूज करते हैं उसे गाइनोइशियम बोलते हैं, जो नर के जैसा ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि मादा जनन भाग है। इसके अंदर 3 भाग है, नीचे की तरफ ओवरी जिसे हम अंडाशय बोलते हैं, स्टाइल जिसे वर्तिका बोलते हैं, और स्टिग्मा जिसे हम वर्तिकाल बोलते हैं। इसके अंदर बीजांड यानी कि ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। स्टाइल में पोलन ट्यूब अंदर आती है, स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स को रिसीव करते हैं पॉलिनेशन के दौरान।
तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं कार्पल, और कार्पल का जो ग्रुप होता है वो गायनेशियम कहलाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय सबसे पहले पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है एंथर के अंदर। जो स्टेमन है उसमें 3 पार्ट है, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलर मदर सेल प्रेजेंट होती है, जो जिन्हें हम बोलते हैं पराग माता कोशिका, जो डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है। पराग माता कोशिका जो होती है वो एक्ससूत्री विभाजन से विभाजित होकर पोलन ग्रेन्स बनाती है। पोलन ग्रेन्स यहाँ से निकलकर फीमेल के स्टिग्मा पर पहुंचती है, फीमेल पार्ट के, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। ये 2 सेल स्टेज में या 3 सेल स्टेज में आती है, और 2 जेनेटिव सेल जो बनती है इसमें, उससे 2 मेल गैमेट बनते हैं। 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट जो है वो अंदर की तरफ जाकर एग सेल से फिल होगा, क्योंकि जो बीजांड है यानी कि ओव्यूल है उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर में एक एग सेल होती है फीमेल गैमेट, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 एंटीपोडल होते हैं। तो अब जब पोलर ट्यूब अंदर जाती है तो अंदर जाने के बाद एक मेल गैमेट जो होता है वो फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल से फ्यूज होता है। एक मेल गैमेट जो होता है पोलर न्यूक्लियाई आगे जाकर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती है उनसे फ्यूज होकर बनाता है। इनके फ्यूजन को बोलते हैं हम सिनगैमी, और इससे जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। इनके फ्यूजन को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इनके ट्रिपल फ्यूजन से बनता है 3NPEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है वो क्या कहता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। चूंकि यहाँ पर फ्यूजन 2 बार होता है, एक बार एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी, बनने वाला संरचना जाइगोट। दूसरा फ्यूजन एक मेल गैमेट का डेफिनेट न्यूक्लियस से या सेकेंडरी न्यूक्लियस से, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और बनने वाली संरचना PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो से नया प्लांट डेवलप होता है, जबकि एंडोस्पर्म जो होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है। अब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है नर जनन अंग, जिसे हम पुमंग बोलते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोइशियम, क्योंकि एंड्रो वर्ड मेल के लिए लगाया जाता है और गाइनो वर्ड फीमेल के लिए लगाया जाता है। तो नर जनन अंग जो होता है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पुमंग कहलाता है, यानी कि एंड्रोइशियम कहलाता है। और एंड्रोइशियम की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, यानी कि जिन संरचनाओं से, छोटी संरचनाओं से एंड्रोइशियम मिलकर बना होता है, हम उसे बोलते हैं पुंकेसर, और इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल्स। जो पुंकेसर होता है उसमें बेसिकली 3 मेन पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। एंथर को परागकोश बोलते हैं, फिलामेंट को पुतंतु बोलते हैं, और कनेक्टिव को योजी बोलते हैं। एंथर जो होता है उसमें एक नॉर्मली 2 लोब वाली संरचना होती है, 2 लोब होती है, 2 पालियां होती हैं उसमें, और उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, एंथर। और फिलामेंट वो संरचना होती है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर इस एंथर को जोड़ती है नीचे तक, यानी कि जो पुंकेसर है उसका जो व्रंत होता है, स्टाक होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और जहां एंथर और फिलामेंट जुड़ते हैं उसे हम कनेक्टिव या योजी बोलते हैं, यानी कि जो फिलामेंट है वो नीचे की तरफ उसको अटैच करता है एंथर को। एंथर में 2 लोब्स वाली संरचना होती है जो मेन पार्ट है इसका, और दोनों को जोड़ने वाली संरचना कनेक्टिव कहलाती है। परागकोश में 2 पालियां होती हैं, और ऐसे परागकोश को हम बोलते हैं डाइथिकस, यानी कि द्विकोष्ठीय, 2 कोष्ठक यानी कि 2 चैम्बर्स। मालवेसी में, वुल्फिया में और कुछ अन्य प्लांट्स में 1 कोष्ठीय होता है। एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 होंगी। इसलिए एक जो टिपिकल एंथर होता है उसे हम टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं, यानी चतुष्कोष्ठीय बोलते हैं, चतुस्पोरेंजिएट बोलते हैं। और द्विगुणित, इसके अंदर द्विगुणित पराग माता कोशिकाएं यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन से यानी कि मियोसिस से विभाजित होकर अगुणित परागकणों का निर्माण करती हैं। और आगे जाकर परागकण 2, हर परागकण से 2 मेल गैमेट्स का निर्माण होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अब हम एंथर की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी कि परागकोश की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। परागकोश यानी कि एंथर का जो डेवलपमेंट होता है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप होता है। यूस्पोरेंजिएट टाइप के डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जब किसी संरचना का निर्माण एक से ज्यादा
प्रारंभिक कोशिकाओं से होता है, तब उसे हम यूस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट यानी कि विकास कहते हैं। जबकि जब किसी संरचना का विकास एक सिंगल अकेली एकल प्रारंभिक सेल से होता है, इनिशियल सेल से होता है, तब उसे हम लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट बोलते हैं। अनुप्रस्थ काट में यानी कि ट्रांसफर सेक्शन में एंथर जो होता है स्फेरिकल होता है, गोलाकार दिखाई देता है। इसकी स्ट्रक्चर को हम दो हेड्स पे पढ़ेंगे, एक तो वॉल्स ऑफ एंथर और दूसरा लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया। जो एंथर होता है उस एंथर के चारों तरफ 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। इसके विकास के दौरान एपिडर्मिस पहले से मौजूद होती है और एपिडर्मिस जो होती है वो बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, जो एक कोशिका थिक, यूनिसेरिएट बोलते हैं हम इसको, एक कोशिका थिक यानी कि यूनिसेरिएट लेयर होती है। उसकी जो चौड़ाई होती है, थिकनेस होती है, वो ऊंचाई जो होती है वो एक सेल थिक होती है और ये प्रोटेक्टिव होती है यानी कि सुरक्षात्मक होती है। और इसका काम क्या होता है? एंथर को सुरक्षा प्रदान करना होता है, उसके अंदर की संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर एक लेयर प्रेजेंट होती है जो यहाँ पर हमें ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है, उसे हम बोलते हैं एंडोथीसियम। इसे इंग्लिश में भी एंडोथीसियम बोलते हैं, हिंदी में भी एंडोथीसियम ही बोलते हैं। एपिडर्मिस के ठीक नीचे ये भी एक सिंगल सेल थिक लेयर यानी कि यूनिसेरिएट लेयर है, लेकिन इसमें दो खास बातें हमें याद रखनी है। क्या? एक तो इसमें फिब्रस यानी कि रेशेदार थिकनिंग प्रेजेंट होती है, यानी कि इसमें बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, रेशेदार बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये आर्द्रताग्राही यानी कि हाइग्रोस्कोपिक होती है। आर्द्रताग्राही का मतलब होता है हाइग्रोस्कोपिक। और ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकती है और इसका जो काम है वो परागकोश के संफुटन में सहायता करना, डेhiscence ऑफ एंथर। एंथर की जो फटना होता है, यहां से जब वो पोलर ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तब वो यहां से फटता है, इसको बोलते हैं हम डेhiscence या संफुटन। तो ये इसका काम जो है वो डेhiscence ऑफ एंथर है, यानी कि एंथर के यानी कि परागकोश के संफुटन में सहायता करना होता है। थर्ड वन इज, इसके नीचे की तरफ 1 से 3 लेयर मिडिल लेयर प्रेजेंट होती है और उसकी सेल पैरेन्काइमेटस होती है और वो फूड को स्टोर करती हैं। और जो डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन्स है, परागकण है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब पोलन ग्रेन बन रहे होंगे तो विकसित हो रहे पोलन ग्रेन्स को ये भोजन प्रोवाइड कराते हैं, प्रदान करते हैं। टैपेटम लास्ट लेयर है, ये सबसे अंदर वाला लेयर है टैपेटम, और ये मोटा स्तर होता है और उसकी सेल्स प्रारंभ में डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है, लेकिन बाद में वो बहुकेंद्रकीय और बहुगुणित हो जाती है। यानी कि अब वो डिप्लॉइड से क्या हो गई, पॉलीपोलाइड हो जाती है। इसे पॉलीपोलाइड बोलते हैं, इसे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोलते हैं। बहुकेंद्रीय मतलब बहुत सारे केंद्रक, एक सेल में कई सारे केंद्रक हो जाते हैं और जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो डिप्लॉइड की जगह क्या होगा, पॉलीपोलाइड हो जाता है। टैपेटम मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप की लेयर है क्योंकि इसका मेन काम क्या है कि टैपेटम मिडिल लेयर से भोजन को पकड़कर लेकर वो ट्रांसफर करती है किसके, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं तब उसको प्रदान करती है। दूसरा, इसके अलावा ये हार्मोन और एंजाइम्स यानी कि विकर भी स्रावित करते हैं। इसके अलावा ये भोजन का संचय भी करते हैं। जो चौथा काम है इसका, जो काफी इंपोर्टेंट काम है, वो स्पोरोपोलेनिन और पोलन किट के निर्माण में हेल्प करना। इसका काम क्या है, स्पोरोपोलेनिन और पोलन किट का निर्माण में भी हेल्प करना। अब दोनों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है क्या कि स्पोरोपोलेनिन कहां प्रेजेंट होता है। जो पोलन ग्रेन होगी, पोलन ग्रेन में 2 लेयर्स होती हैं, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। बाहर वाली होती है एक्साइन, अंदर वाली होती है इंटाइन। अंदर इसका साइटोप्लाज्म और ये इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। और इसके ऊपर एक लेयर और प्रेजेंट होती है जो कैरोटिनॉइड का एक सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, जो कैरोटिनॉइड का बहुलक होता है, पॉलीमर्स होता है, इसे बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन की खास बात क्या है कि ये प्लांट में पाए जाने वाला सबसे टफ प्रकार का, सबसे मजबूत टाइप का कंपाउंड है, जिसे कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर पाता, तोड़ नहीं पाता। कोई भी हाई टेम्परेचर, लो पीएच और कोई भी एडवर्स कंडीशन सामान्यतः इसको
ब्रेक नहीं कर पाती, तोड़ नहीं पाती, और इसीलिए पोलन ग्रेन्स जो एग्जाइम के ऊपर ये स्पोरोपोलिन है, इसके कारण ये फॉसिल्स में जीवाश्मों के रूप में बहुत अच्छी कंडीशन में पाए जाते हैं। और जहां पर जीवाश्म पाए जाते हैं वहां पर इन पोलन ग्रेन्स की पहचान करने से वहां पर पेट्रोलियम, कोल और अन्य जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी पहचान करना आसान होता है। तो स्पोरोपोलिन में हमें दो कहां प्रेजेंट हुई है, एग्जाइम में प्रेजेंट होती है जो उसको सुरक्षा देती है, और ये सबसे टफ सब्सटेंस है पूरे प्लांट किंगडम में। एनिमल किंगडम में इनेमल होता है, जो दांत के ऊपर लेयर होती है, वो सबसे ज्यादा टफ सब्सटेंस होता है, जबकि यहां पर जो प्लांट्स में सबसे टफ सब्सटेंस है वो स्पोरोपोलिन होता है जो एग्जाइम पर प्रेजेंट होता है। अब जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन यानी कीटों से पॉलिनेशन वाले परागकण होते हैं उनमें ऊपर की तरफ एक येलोइश टाइप का सब्सटेंस और डिपॉजिट होता है जिसे हम बोलते हैं पोलन किट। पोलन किट चिपचिपा होता है थोड़ा सा, जिससे जब इंसेक्ट आते हैं तो इनके परागकणों का इंसेक्ट्स पे चिपकना आसान हो जाता है, और इसका येलो कलर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, पॉलिनेशन जिससे आसान हो जाता है। तो इसका एक मेन काम स्पोरोपोलिन और पोलन किट के निर्माण में भी सहायता करना होता है।